स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ मीथेन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और जो प्रिपरेशन थी मीथेन की वो भी हमने पढ़ ली थी। और मैंने उसके सवाल भी आपको जो है वो बता दिए थे कि अब आपका जो सवाल आएगा वो किस तरह का आएगा। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, केमिकल प्रॉपर्टी को समझने से पहले देखें, ये जो हमारे पास मीथेन का जो मॉलिक्यूल है ये आमतौर पर जो है वो अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव होने का मतलब ये है कि ये ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो इसका पहले रीज़न देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, इस मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स अटैच हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन डिफरेंस जो है वो एक दूसरे से तकरीबन जो है वो कोई ऐसा ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने ना होने की वजह से ये जो आपके पास CH4 का जो मॉलिक्यूल है, इस CH4 के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। जैसे HCl है, अब आप HCl को देखेंगे तो HCl में Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, क्योंकि जो Cl है वो आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब इस पर कोई ना कोई चार्ज जो है वो लाजमी यहाँ पर क्या है मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल है, इस CH4 के मॉलिक्यूल में आपके पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इसका मतलब ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स देयर इज़ नो चार्ज ऑन CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कोई चार्ज मौजूद नहीं। अब फ़र्ज़ करें कोई एसिड है, अब H पॉजिटिव आके इससे रिएक्ट करना चाहता है, तो इसको कोई सेंटर ही नहीं मिलता। मतलब पॉजिटिव चार्ज जब अटैक करना चाहेगा, एसिड जब अटैक करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट ऐसा चाहिए जो इसको आके अटैक करे। इसी तरह से बेस है, OH है, बेस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इस पर आके अटैक करना चाहेगी, तो इसको कोई सेंटर नहीं मिलेगा जिस सेंटर के ऊपर क्या कर सके, अटैच कर सके। तो इसके नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये आमतौर पर जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता। अच्छा, अब देखें, ये जो आपके पास रिएक्शन शो करता है, ये सारी की सारी ऑर्डिनरी कंडीशन में बात हो रही थी कि आप जो है नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर देखें। अब देखें, जो आपके पास मॉलिक्यूल है CH4 का, ये आपको दो रिएक्शन शो करता है। पहला रिएक्शन कहलाता है हमारा कंबस्चन रिएक्शन, ठीक है। और कंबस्चन रिएक्शन के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, ठीक है। और घर में जो हम गैस वगैरह जलाते हैं तो होता ये है कि इसके लिए हम थोड़ी सी जो है वो माचिस को जलाते हैं, और माचिस को जलाने के बाद जो है वो थोड़ा सा इसको देते हैं, तो ये फ़ौरन जो है आपकी गैस जो है वो जलना शुरू हो जाती है। अब इस गैस जलने के नतीजे में दो काम होते हैं। पहली चीज़ ये होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स जो हैं वो आपके बनती है। ये कंबस्शन रिएक्शन की हमेशा सबसे अहम प्रोडक्ट है कि जब भी आपके पास कंबस्शन रिएक्शन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एनर्जी जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है, रिलीज़ होती है। ये वो पहला रिएक्शन है जो आमतौर पर ये जो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं ये आमतौर पर शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें, केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको पता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में बुनियादी तौर पर आपके पास एटम की रीअरेंजमेंट होती है, और एटम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बुनियादी तौर पर एटम की जो है वो इंटरेक्शन है, किस तरह से एटम इंटरेक्ट करते हैं। और उनमें से जो अरेंजमेंट है, इनमें से जो एक है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक को हटाया और हटाने के बाद आपने क्या किया, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा लेके आ गया।
जैसे मिसाल के तौर पर जब आपका मैच चल रहा होता है और मैच के दौरान अगर कोई आपका प्लेयर ज़ख्मी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह किसी को सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो हटाता है। लेकिन मैच के दौरान कोई भी जो खिलाड़ी है वो ऐड नहीं हो सकता, यानी 11 हैं और 11 के बाद 12वां जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यही एग्जांपल इसकी है कि आपके पास जो आपके पास अल्केन्स होते हैं ये आमतौर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये CH4 का मॉलिक्यूल है और ये CH4 का मॉलिक्यूल, ये आपके पास Cl है और ये Cl है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो Cl है ये क्या करेगा, Cl इस एक हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। एक इसने हाइड्रोजन को हटाया और हटाने के बाद ख़ुद जो है इसकी जगह जाके अटैच हो गया। तो अब इसमें देखें, इस प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा कि आपके पास बुनियादी तौर पर इस रिएक्शन में आपको सब्स्टिट्यूशन जो है वो होती हुई नज़र आई है कि एक एटम हटा है और उस एटम की जगह जो है वो दूसरा एटम आकर क्या हो गया, अटैच हो गया है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे रिएक्शंस की टाइप्स हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये मैंने सिर्फ टाइप्स बताई हैं आपको ना। अब जैसे ये एडिशन रिएक्शन है, इथीन का एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें देख लेते हैं कि ये फ़र्ज़ करें AB मॉलिक्यूल है। तो ये AB मॉलिक्यूल जैसे रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होती है तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो खाली हो चुकी है और वैलेंसी के खाली होने के बाद जो है एक एटम A यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरा एटम B जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं कि एक होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक एटम हटेगा और जो है वो दूसरा एटम जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और एडिशन का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर जो है वो कोई नया एटम जो है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन है और जो है वो एडिशन है। तो हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं, ये अल्केन्स आमतौर पर जो है वो रिएक्शन जो शो करते हैं ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये आपका जो रिएक्शन शो करते हैं ये हैलोजिनेशन रिएक्शन आमतौर पर ये क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम देख लेते हैं क्या है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि अभी हमने देखा था कि एक एटम हटा और उस एटम की जगह दूसरा एटम आके अटैच हो गया। तो अल्केन के अंदर ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में से कोई सा भी एटम आएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को हटाने के बाद खुद आके लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एटम सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो आपके पास Cl2 हो सकता है, यानी Cl हैलोजेंस, Br2, ठीक है, और आयोडीनेशन। ये तीन आपके पास हैं और ये आपके पास जो है वो रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजिनेशन की जो है वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है हैलोजिनेशन की डेफिनेशन? ये है रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन, और अल्केन भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीथेन विद हैलोजन एटम, इसको हम जो है वो कहलाते हैं कि इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, ठीक है। और ये आपके पास जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आमतौर पर ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH4, अब देखें CH4, ये CH4 है और आपने जो है वो हाइड्रोजन लिया, ठीक है, Cl लिया, Cl2 लिया
और इसको सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी में आपने जाके रख दिया। अब देखें कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आम तौर पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं। अगर लाइट मौजूद नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं होंगे। और इसकी एग्जांपल आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है, रिएक्शन है जो आमतौर पर अगर सूरज की रोशनी मौजूद होगी तभी आपके पौधे जो होंगे वो ग्रो करेंगे, वरना वो ग्रो नहीं करेंगे। और इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फोटोकेमिकल जो है वो रिएक्शन है। अब देखें ये रिएक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ, अब सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl, ये दोनों, ये Cl क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तो ये बन जाएगा HCl, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपका Cl जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो होते हैं ये हम आमतौर पर हमारे चेन रिएक्शन होते हैं। चेन रिएक्शन होने का मतलब ये होता है कि कोई एक सिंपल सा रिएक्शन है, आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट आपके पास आ गए, रिएक्शन आपका स्टॉप हो गया। लेकिन चेन रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मज़ीद जो है वो आपके पास क्या करती है, रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करने के बाद मज़ीद जो है वो आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। यानी ये जो आपके पास ये जो कंपाउंड आपके पास आया था, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद जो है वो एटम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए सब्स्टिट्यूशन की, तो क्या होगा, ये जो Cl है, ये Cl क्या करेगा, दूसरे एटम को क्या करेगा, हटाएगा। और हटाने के बाद जो है वो खुद जाके जो होगा वो यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास Cl हो गया, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत हो कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन सारे एक ही जैसे हैं, चाहे ये निकले ये निकले ये निकले, बात एक ही है। अब जब आपने ये हाइड्रोजन निकल गया तो इस हाइड्रोजन की जगह सिर्फ जो चीज़ नोट करने की वो ये है कि हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन की जगह Cl आके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये क्योंकि चेन रिएक्शन है, तो चेन रिएक्शन क्योंकि रुकते नहीं है, तो ये रिएक्शन मज़ीद आके क्या होगा, नहीं जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, और आगे मज़ीद आपका क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो आपका जो होता कंटिन्यू रहेगा। अब इसकी प्रोडक्ट आप बताएं, तो इस प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा कि हाइड्रोजन की जगह जो Cl है, अब ये हाइड्रोजन है, अब कोई सा भी लेना, ये और ये हो, अब एक एक करके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये CH4 का मॉलिक्यूल था, पहले इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह Cl आके अटैच हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट आई, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई है उस प्रोडक्ट में से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन की जगह दूसरा जो है वो आपका Cl आके अटैच हो जाएगा। और ये रिएक्शन जब तक चलता रहेगा जब तक जो है वो सारे के सारे जो आपके हाइड्रोजन है वो आपके जो है वो कंज्यूम नहीं होते। अब इस तरह देखें, ये हमारी प्रोडक्ट आ गई, अब ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई, तो ये प्रोडक्ट भी यहीं पर आकर नहीं रुकेगी, बल्कि जो है वो ये प्रोडक्ट भी जो है वो इस Cl के साथ रिएक्ट करके तो जो है वो Cl, CCl और CCl और CCl। तो यहाँ आपको चीज़ नज़र आई कि जो मीथेन था, उस मीथेन ने क्या किया, जब किसी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो रिएक्ट किया, तो उसने जो है वो प्रोडक्ट दी। और प्रोडक्ट इस तरह दी कि हाइड्रोजन जो है वो एक एक करके जो है वो आपके कंटिन्यू जो है वो रिमूव होते रहे और Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाए। अब देखिए जो हेलोनेशन करवाई है, अब ये हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट आई हैं, एक पहली प्रोडक्ट और ये दूसरी प्रोडक्ट, ये तीसरी प्रोडक्ट और ये आपके पास क्या है, चौथी प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स आई हैं, इन प्रोडक्ट्स के जो हैं वो नाम है, तो ये क्लोरोमीथेन होगा, ये क्लोरो है और ये मीथेन है तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ये 2 हैं तो ये आ जाएगा डाईक्लोरोमीथेन। ये आपके पास 3 हैं तो ये हो जाएंगे ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसको जो कॉमन नेम है वो क्लोरोफॉर्म है, आमतौर पर यूज़ करते हैं, ये बायो के स्टूडेंट जानते होंगे, बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन, आईयूपैक नेम टेट्राक्लोर हो जाएगा, और जो कॉमन नेम होगा वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये इसका जो होगा वो नेम हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ये मीथेन जो है इस Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये ऐसा हुआ क्या कि भाई जब हमने इसको लाइट सूरज की रोशनी में रखा तभी ये रिएक्शन हुआ, और अगर हम इसी को धूप में रख देते या इसको डार्क में रख देते
तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो आपके जहन में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि वो कौन ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से ये आपकी जो रिएक्शन है वो होता है और आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, यानी वो कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि जब भी आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना हो कि वो कैसे बनी है, क्या ऐसा हुआ, कौन सा ऐसा जो है वो स्टेप हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्ट आई, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। तो इसका नाम होगा मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब मैकेनिज़्म मीन कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के बाद जो है वो ये रिएक्शन हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें, ये सवाल भी आता है, राइट डाउन द मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर होता ये है कि इसके जो है वो मैकेनिज़्म के में आपके पास जो है वो 3 स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है उस स्टेप को हम कहते हैं क्या? फर्स्ट स्टेप का जो नाम है वो इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप यानी जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है ये आम तौर पर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है। और अगर आप CH4 लें, Cl2 का मॉलिक्यूल लें और उसको ले जाने के बाद आप जो है वो डार्क अंधेरे में रख दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो अंधेरे में नहीं हो रहा और रोशनी में हो रहा है तो कोई ना कोई अंदर जो है वो चीज़ होगी वो चल रही होगी। तो उसी को हम देखना है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में ये होता है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, यानी रिएक्शन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये जो आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपका अंडरगोज़ होमोलिटिक फिजन टू गिव क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, अब ये चीज़ हमने समझनी है कि ये आपके पास जो है वो होमोलिटिक क्या है और ये फ्री रेडिकल क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें जो मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। तो सबसे पहले देखें कि ये जो Cl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो होता ये है कि आपको पता है, आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि ये Cl2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जैसे ही आप इसको लेके आते हैं तो होता ये है कि ये क्योंकि फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं, सूरज की रोशनी मिलेगी तो क्या होगा, ये होमोलिटिक ब्रेक हो जाएंगे। होमोलिटिक मतलब कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में बराबर शेयर है। ठीक है, और बॉन्ड बनी हुई है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर बढ़ी तो हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाए। यानी ये Cl जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो अलहदा हो गया। ठीक है, और ये दूसरा एटम जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर। अब ये जो स्टेट है एटम की, जिसके अंदर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल समझ में आ गया होगा। फ्री रेडिकल एटम की वो स्टेट होती है जिसमें कोई भी एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंडिपेंडेंटली तौर पर क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये समझ में आ गया इनिशिएशन में क्या होगा। अब देखें, अंधेरे में जब हमने रखा था तो अंधेरे में रखने की वजह से, क्योंकि ये Cl2 मॉलिक्यूल लाइट सेंसिटिव होते हैं, रोशनी मिलेगी तभी ये रिएक्ट करेंगे, तो ये Cl2 की ही फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको आप किस में रखते हैं, इनको किस में रखते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं, तो सूरज की रोशनी में इनको एनर्जी मिल जाती है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। और होमोलिटिक मतलब
कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों में सेम है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी हर एक एटम अपना अपना हिस्सा लेके क्या हो चुका है, अलहदा हो चुका है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज होमोलिटिक फिजन होमोलिटिक सेम जो है ब्रेकेज हो रही है उसके टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। और इस स्टेप को जो हम शो करते हैं वो इस तरह शो करते हैं कि ये हमारे पास Cl है, ठीक है, ये आपके पास है, और इसी तरह से जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है। ये जो है वो आपका सूरज की रोशनी, इसको HV से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सनलाइट, UV लाइट, HV भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अपने रेडिकल, फ्री रेडिकल में, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ इसको यहाँ पर इस डॉट का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल है, सिर्फ ये डॉट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखें ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये फ्री रेडिकल की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि ये एक वायरस की तरह होता है, जहाँ पर ये क्रिएट हो जाए तो ये दूसरे को भी, ठीक है, तो ये दूसरे को भी क्या करता है, असरअंदाज करता है। यानी ये ख़ुद तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है, जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पर भी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको नहीं बताई, लेकिन जो एरो होता है ना, ये एरो किस बात की शो करता है, ये एरो इस बात की शो करता है कि यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है, ये जो सिंगल एरो, तो सिंगल एरो का मतलब क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मूव करता हुआ नज़र, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यानी दोनों की यहाँ पे शेयरिंग हुई थी, यहाँ मौजूद था, लाइट मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के पास आया, तो ये अलहदा हो गया, और ये जो है वो आपका अलहदा हो गया। इसको हम जो है वो एरो के ज़रिए क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। तो जो इसकी हेड इस बात को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ चुका है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास आ चुका है, ठीक है, और ये इस बात को शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ चुका है। तो ये आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की प्रिपरेशन बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो रेडिकल होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ख़ुद तो रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है और ये दूसरे को भी क्या करता है, रेडिकल में कन्वर्ट करता है। तो सेकंड स्टेप जो होता है इसका वो होता है इनिशिएशन के बाद चेन प्रोपगेशन स्टेप, यानी अब यहाँ से आपका जो है रिएक्शन स्टार्ट होता है, और अब आपका जो रिएक्शन है मज़ीद दूसरी प्रोडक्ट्स में जो है प्रोडक्ट जो है वो पैदा करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा अभी देखें मैंने आपको ये बताया था कि देखें ये Cl है, इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब ये CH4 है, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे अहम चीज़ें देखने की वो ये है कि देखें ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। अब देखें ये जो आपके पास फ्री रेडिकल होता है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, ठीक है। अब इससे क्या बात शो हो रही है, इससे ये बात शो हो रही है कि हाइड्रोजन ने, यानी जो Cl था, Cl ने इस हाइड्रोजन को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। जब इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो हुआ ये कि ये हाइड्रोजन और ये Cl इन दोनों ने मिलकर तो क्या बना लिया, HCl बना लिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब देखें यहाँ पर जो कार्बन था वो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर था। जब Cl इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ले गया तो अब इस कार्बन के पास क्या आ चुका है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ आपको नज़र आया है कि जो फ्री रेडिकल था, इस फ्री रेडिकल ने CH4 को भी एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने प्रोपगेशन स्टेप में क्या हुआ, जैसे कोरोना वायरस है वो एक में आया, तो एक में आने के बाद उसने दूसरे को भी क्या कर दिया, असरअंदाज कर दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को करा, तीसरे ने चौथे का। तो इसी तरह से ये जो आपके पास रेडिकल है, इस रेडिकल ने क्या किया है कि
कि जो CH4 का मॉलिक्यूल था, इसके अंदर जो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को के साथ पेयर करके HCl बना लिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी किस में करना शुरू कर देता है, पेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये इसको हम प्रोपगेशन स्टेप इसलिए कहते हैं कि अब यहाँ से हमारे पास जो भी रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है मज़ीद। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर जो है वो Cl के मॉलिक्यूल, अब जब सूरज लाइट की रोशनी पड़ी है, सूरज की रोशनी जब पड़ी है तो उसकी वजह से Cl का एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोपगेट हुआ। उस एक मॉलिक्यूल ने दूसरे जो मॉलिक्यूल था CH4 का, उसको रेडिकल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है, अब ये रेडिकल क्या करेगा, दूसरे Cl के मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा, रेडिकल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये एरो इस बात को शो कर रहा है कि इस रेडिकल ने इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड में से जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको निकाला, और निकालने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका CH3Cl में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और ये आपका आ गया Cl में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो CH3 का रेडिकल होगा, अब ये रेडिकल क्या करेगा, जो सिस्टम में जो CH4 का मॉलिक्यूल है उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सिस्टम में याद रखें बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे CH4 के मॉलिक्यूल हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं Cl2 के वो ज़रूरी नहीं है कि लाइट से एक्टिव हो। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लाइट से एक्टिव हो जाते हैं, तो जो लाइट से एक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, CH4 के मॉलिक्यूल को रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो Cl2 के पहले रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो ये जो आपके पास CH3 का रेडिकल है वो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारा कहलाता है प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म, जिसके अंदर आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेडिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन हमारा इस तरह करके चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि अब मैंने आपको बताया था कि जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं। पहली प्रोडक्ट भी होती है, ये वाली प्रोडक्ट भी होती है, दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है, चौथी भी होती है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करती हैं कंडीशंस के ऊपर कि आपने कंडीशंस क्या डाली हैं। ठीक है, अगर आपने 50 पूरा जो है वो 50-50 CH4 डाला है और 50 ये डाला है, तो फिर प्रोडक्ट आपके पास ये आती है। अगर आपने इसकी बहुत ही कम मिकदार डाली है और इसकी बहुत ज़्यादा डाल दी है, तो फिर आपके पास ये वाली प्रोडक्ट आ जाती है। ये यानी अगर ये आपके पास जो है वो तकरीबन 90% है और ये कुछ है, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो ये आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी आएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल सा क्या है, मैकेनिज़्म है, और उस मैकेनिज़्म में हमने सिर्फ पहला वाली जो प्रोडक्ट है उसका मैकेनिज़्म शो करना होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। हमने सिर्फ अपना, अब रिएक्शन एक मैकेनिज़्म तो और भी हो सकते हैं कि भाई ये हटे और फिर आया, ये भी हो, लेकिन हम जो मैकेनिज़्म शो करते हैं उस मैकेनिज़्म के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ जो पहली प्रोडक्ट होती है उसका मैकेनिज़्म शो कर देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हम आगे वाले भी शो करें, ये अब हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, तो हम जो पहला मैकेनिज़्म शो करते हैं वो इसका शो करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। यहाँ पर आकर आपकी जो है वो जो आपका प्रोपोगेशन स्टेप होता है, जिसमें जितने भी रेडिकल्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो रेडिकल्स आपस में कन्वर्ट होकर तो जो है वो आपको प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेडिकल्स हैं, अब देखें सिस्टम में, देखें ये Cl2 का रेडिकल आ चुका है, Cl रेडिकल आ चुका है, तो टर्मिनेशन स्टेप में ये होता है कि जो Cl के रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, ये Cl के रेडिकल्स हैं, ये आपस में आकर क्या बना लेते हैं, Cl बना लेते हैं। ठीक है, अब सिस्टम में देख लें रेडिकल्स कौन कौन से हैं। देखें, पहला रेडिकल तो आपको Cl का नज़र आएगा, दूसरा रेडिकल जो आपको CH3 और इसका नज़र आएगा। ठीक है, अब ये एक नहीं है, ये लातादाद हैं, सिंबल नहीं है, बिलियंस ऑफ Cl और CH3 के रेडिकल्स आपके पास क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले तो ये होता है कि अब इतने ढेर सारे मौजूद होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है, कुछ जो है वो Cl और Cl के रेडिकल आपस में कंबाइन होकर Cl बना लेते हैं। कुछ में ये होता है कि आपके पास जो है वो CH3
के रेडिकल्स होते हैं, तो वो CH3 और CH3 के रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, CH3 और CH3 के जो रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर जो है वो CH3 और यानी आपका इथेन बना लेते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि CH3 का जो रेडिकल है वो Cl के साथ कंबाइन होकर जो आपका क्या बना ले, CH3 और Cl बने। तो ये हमारी प्रोडक्ट आ जाती है पहली जो हमने बताया था। तो स्टूडेंट अब ये जो प्रोडक्ट आई, ये इसका मैकेनिज़्म था कि ये जो प्रोडक्ट आपकी बनी है वो बनी कैसे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जैसे अभी हमने शुरू में सिर्फ ये देख लिया था कि ये CH4 और Cl ने मिल करके ये बना लिया। अब सवाल ये था कि आया कैसे, तो ये आया कैसे का जवाब क्या है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। तो ये 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन है, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलिटिक फिजन होती है जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। और फ्री रेडिकल वो होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये दूसरे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी साथ भी रिएक्ट कर जो है ये आमतौर पर रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी रेडिकल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो आखिर में क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्ट आती है तो प्रोडक्ट कैसे आती है, तो यहाँ पर आपके पास टर्मिनेशन होती है कि जितने ही मॉलिक्यूल्स जो रेडिकल्स की फॉर्म में मौजूद हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक था ये मैकेनिज़्म था। ये आमतौर पर आता है आपका 4 मार्क्स में, ठीक है, ये आपने लिखना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सिर्फ इन एरो हेड को देखिएगा। इस एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इसके साथ मौजूद था वो मूव करके जब यहाँ पर आया तो इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करके क्या बना लिया, आपका Cl बना लिया। और जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया जिसको हमने फ्री रेडिकल के साथ क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे रिएक्शन थे, तो ये पढ़ ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आगे के रिएक्शंस होंगे वो पढ़ेंगे।